हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ पर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो बेटा एनसीईआरटी में 5 प्रॉब्लम्स गॉस लॉ पर बेस्ड मेनली जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। वो है बेटा एक्सरसाइज 1.18, एक्सरसाइज 1.19 एंड एक्सरसाइज 1.20 एंड एग्जाम्पल 1.11 एंड एग्जाम्पल 1.12। ये बेटा गॉस लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है। अभी और भी हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, पर उसके बारे में अभी गॉस लॉ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हमने पढ़ा नहीं। तो जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा तो उनके साथ साथ उनके एग्जाम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। चलिए बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.19। देखिएगा बेटा, पहले 1.18 करनी थी पर इसको मैं 1.19 और 1.20 करने के बाद करूंगा। ठीक है, ये इन दोनों से थोड़ी सी मुश्किल है, ये दोनों बड़े आसान हैं और एग्जाम्पल इन तीनों को कराने के बाद कराऊंगा। ठीक है, वो इनसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, चलिए तो जिससे समझ आए तो बेटा ये बुक से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन छोटा था, मैंने लिख दिया है। एनसीईआरटी 1.19 बड़ा आसान सवाल है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक कोसाइन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन ईच। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इन्होंने कहा है कि ये कोसाइन सरफेस है, क्यूबिक कोसाइन सरफेस। बेटा कोसाइन सरफेस हमेशा क्लोज सरफेस होती है, क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है। तो एक क्यूब है, ठीक है, उसके सेंटर पर कोई 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ। कितना चाहिए, मैंने क्यूब बना रखा है बेटा। इस क्यूब की साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। चार्ज है बेटा 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट चार्ज है बेटा, याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में छोटे चार्ज चल रहे हैं, ये भी माइक्रोकूलम है। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा सिंपल है। हमें निकालना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। बट सिंपल क्वेश्चन है और कराना है। देखिए बेटा, गॉस लॉ था फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैक्यूम दे नहीं रखा पर एप्सिलॉन नॉट लीजिएगा जब तक कि कोई मीडियम नहीं रखा। अगर ये क्यूब किसी मीडियम में रखा होता तो उस मीडियम की परमिटिविटी आती, उस मीडियम की आपको परमिटिविटी दी जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए, तो उस मीडियम की परमिटिविटी दी जाती तो यहाँ फॉर्मूला बनता क्यू अपॉन एप्सिलॉन। मैंने ऐसे ही बता दिया, नहीं दिया कुछ भी तो वैक्यूम है। चलिए, चार्ज कितना है क्यूब के अंदर, क्यूब 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 और परमिटिविटी ई की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -। इसको बेटा बस सॉल्व कर दीजिए। हैं, इसमें बेटा एक चीज की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। 9 सेंटीमीटर यानी क्यूब की एज इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखी है। अगर ये 9 की जगह छोटी होती या बड़ी होती, 9 की जगह कम होती इसकी साइड या ज्यादा होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि गॉस लॉ वैलिड फॉर एनी शेप एंड साइज क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, किसी भी शेप और साइज के क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता छोटी बड़ी क्या है, बस क्लोज होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ साइड की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एक्स्ट्रा डाटा था। तो बच्चे सोचने लग जाते हैं ये डाटा का यूज नहीं हुआ, तो सोचिएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, इसका आंसर आएगा बेटा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, और फ्लक्स की यूनिट आपको याद होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, 1.19 देखिए बेटा, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा करेक्शन है। जो सॉल्व आंसर आप जब चेक करेंगे, एंड में जाकर चेक करेंगे आंसर लास्ट में, तो देखिए बेटा जो आंसर 1.8 का है वो 1.19 में प्रिंट हो गया है और 1.19 का आंसर 1.8 में प्रिंट हो गया, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आएगा बेटा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में।
1.18 का आंसर 1.19 के सामने प्रिंट हो गया, 1.19 का आंसर 1.18 के सामने हो गया। ठीक है, चलिए बेटा ये आसान था, छोड़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux माइनस, ये माइनस हटा बुक से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, माइनस 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, ऑन द रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ ये माइनस का फ्लक्स है बेटा, बताता हूँ माइनस के बारे में क्या है। तो ये किससे पास हो रहा है बेटा, किसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से। अक्सर क्या गॉसियन नहीं बता देते हैं, गॉसियन लगा देने से बड़ा अच्छा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है गॉसियन का गॉस लॉ का सवाल है। नहीं भी हो तो समझ जाइएगा, तब भी स्ट्राइक आपको करना चाहिए कि स्फेरिकल सरफेस लिखी हो तो भी समझ जाइएगा, क्लोज सरफेस है तो उसी से निकलेगा, चार्ज दे रखा होगा, चार्ज या फ्लक्स। तो ये इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, और ये चार्ज इसकी रेडियस पर रखा हुआ है। ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है, रेडियस पर। तो इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, इफ द डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। ये कह रहा है अगर गॉसियन सरफेस या स्फीयर की सरफेस डबल कर दी जाए तो कितना फ्लक्स पास करेगा। देखिए बेटा, पहले कितना फ्लक्स पास कर रहा था, ये पास करने का मतलब है ये एंटर करेगा, ये नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है ये सरफेस के अंदर एंटर करेगा, प्लस का मतलब है बाहर निकलेगा। जैसे इस केस में प्लस चार्ज था तो बाहर की साइड लगेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की साइड। अगर ये नेगेटिव होता ये बाहर है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो ये सारे याद अंदर होते, तो इस वाले केस में बना रहा हूं। तो बेटा इसका फ्लक्स इतना था, इतना फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रहा था, है। अगर स्फीयर की रेडियस डबल कर दी जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो चार्ज तो अनचेंज रहा तो फ्लक्स अनचेंज रहेगा, चाहे स्फीयर की रेडियस डबल कर दी जाए, चाहे ट्रिपल कर दी जाए या हाफ कर दी जाए, डजंट मैटर। सो नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इफ डबल द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसका पहले का आंसर है बेटा, पहले का आंसर फ्लक्स नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, therefore no change in entering flux, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, इतना ही रहेगा। 1.1 कितना आ रहा था, इतना ही फ्लक्स एंटर कर रहा है। इसका मतलब है बेटा ऐसे समझिए, ये कोई स्फीयर था, ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्ज रखा था, पता नहीं है कितना चार्ज रखा, सेकंड पार्ट में पूछा गया, इसकी वजह से जो फ्लक्स आ रहा था वो कुछ ऐसे था। पॉइंट चार्ज दे रखा है, पॉइंट चार्ज दे रखा है तो फ्लक्स इस तरीके की। अगर ये नेगेटिव फ्लक्स है, ये नेगेटिव है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही होगी, ये क्या कर रही होंगी, एंटर। अगर इसकी सरफेस डबल कर दी जाती, इसकी रेडियस डबल कर दी जाती, अभी इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस का यूज भी नहीं, इसकी रेडियस वैसे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस 20 करनी, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही। ये तो इनफाइनाइट से आ रही है, माइनस चार्ज है और सिंगल चार्ज है तो माइनस से आ रही है। तो नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ डबल द रेडियस ऑफ स्फीयर। डबल कर देते, ट्रिपल कर देते, कोई मैटर नहीं, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। इसका बी पार्ट और देखते हैं बेटा। इसका बी पार्ट है, इसको मैं रफ करूंगा। बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट है कि हाउ मच चार्ज
प्लेस्ड एट सेंटर या इनसाइड द सरफेस। इसके सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा होगा, तो हमें मालूम है इतना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स पता है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो बाय गॉस लॉ फ्लक्स निकालना है, सॉरी चार्ज निकालना है। तो गॉस लॉ में फॉर्मूला था phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नेट चार्ज है। तो Q बराबर क्या हो गया, Q बराबर phi E इंटू एप्सिलॉन। phi है बेटा -1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। तो ये बेटा आंसर आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, कूलम क्या गया, कूलम में। इसका आंसर दे रखा है बेटा नैनोमीटर में, क्योंकि 10⁻⁹ क्या होता है नैनो, तो इसको नैनो कूलम कर दिया। क्या कर दिया बेटा, नैनो कूलम, पावर हटाकर नैनो कूलम, ये इसका आंसर। तो ये दोनों सिंपल प्रॉब्लम थी, 2 मिनट में हो गई, पर कराना जरूरी था। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। देखिएगा बेटा, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और बोर्ड एग्जाम में ये पहले आ भी चुकी है। तो ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 1.34. What is the magnitude of electric flux through the square? ये कह रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम जो कि 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, किसी स्क्वायर की, ये स्क्वायर है बेटा, ये जो रेड है इसे आप समझिएगा, ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने 2 फिगर बनाए हैं, अभी मैं उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप ऐसे समझिएगा, ऐसे रखा, और इस स्क्वायर से, ये स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का है, और इस स्क्वायर के जस्ट एग्जैक्टली अबव 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर के ऊपर। तो इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, यहां पूछा गया। देखिएगा बेटा, आप लोगों ने फ्लक्स सॉल्व करने के लिए, ये ओपन सरफेस है बेटा, तो अभी गॉस लॉ तो इसमें लग ही नहीं सकता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अभी तक आपने पढ़ा था E डॉट एस या E एस कॉस थीटा। E एस कॉस थीटा को जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये थीटा जो है बेटा, ये पता होना चाहिए, E और S के बीच का एंगल। पर यहां पर क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियल। तो बेटा कुछ बनाने की कोशिश करता हूं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। 3D फिगर है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, पर समझाने की कोशिश करता हूं, कुछ लाइंस बना, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी भी बना सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, इस तरीके से ये रेडियल आउटवर्ड होता है, आपको पता ही है, रेडियल आउटवर्ड। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्क्वायर के ऊपर अलग अलग एंगल बनाएंगे, ये एंगल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, या तो परपेंडिकुलर होता, जैसे हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया। तो ये समझिए, ये स्क्वायर था, यहाँ पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसे ऊपर इधर उधर, कुछ तिरछी कुछ ऐसे तिरछी ऐसे, तो बेटा कई एंगल बनेंगे। अब यहाँ पर कौन सा एंगल है, तो बेटा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कांस्टेंट एंगल पर नहीं है, तो हम यहाँ पर cos थीटा नहीं ले सकते, तो इतने नंबर ऑफ थीटास कहां से लाएंगे। तो ये बेटा बाय दिस फॉर्मूला नहीं हो सकता, इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता। तो कुछ ट्रिक सोची गई,
इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा थीटा कांस्टेंट नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग एंगल बनाएंगे इस स्क्वायर के साथ, तो बेटा ये नहीं हो सकता। तो एक तरीका निकाला, इसको गॉस लॉ से सॉल्व करने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, इसमें हिंट भी दे रखी है इस क्वेश्चन में कि इस स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब ड्रॉ कर लीजिए। क्यूब क्या होता है, ये समझिए कि 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। क्यूब की 6 साइड का मतलब क्या है, 6 स्क्वायर। तो देखिए बेटा कितना आसान हो जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूब ड्रॉ करूं, ये इससे निकालना। अगर इसके ऊपर मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूं तो आप देखिएगा, हमने इसी स्क्वायर के ऊपर इस सेम साइड 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। देखिए अब ये आपको एक क्यूब नजर आ रहा होगा, ये हमने क्यूब बना दिया। देखिए ये क्यूब कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है क्यूब की, 10 सेंटीमीटर। इसका नीचे वाला ये स्क्वायर है, इससे 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, ये बेटा क्यूब का सेंटर होता है। ये क्या हो गया, क्यूब का सेंटर। तो समझिए ये क्यूब है, ये वाली सरफेस स्क्वायर थी जिससे हमें फ्लक्स थ्रू निकालना नीचे वाली, ठीक है। इससे सरफेस के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर का मतलब क्या आ गया, टोटल 10 है तो 5 सेंटीमीटर क्या हुआ, सेंटर पर, अंदर कहीं पर। तो ये बेटा क्यूब का सेंटर है, क्या हो गया, सेंटर, सेंटर ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले अब ये क्लोज सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो हम यहाँ गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो गॉस लॉ की वजह से इस पूरे क्यूब से फ्लक्स थ्रू ए क्यूब, फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो फाई ई इक्वल टू होता है बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू दे रखा है बेटा, क्यू कहां गया, ये 10 सेंटीमीटर 10 माइक्रो कूलम। तो बेटा 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोन को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये आ गया बेटा 10 डिवाइडेड बाय 8.85 1.13 इंटू 10⁻, ऊपर भी तो 6। ये टोटल फ्लक्स आ गया। ये क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स आया, ये कहां से आया बेटा, पूरे क्यूब से। और इसके यूनिट भी लिख देता हूं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये तो टोटल फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स है, टोटल क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब हमें मालूम है, क्योंकि अगर ये सेंटर पर रखा है चार्ज, तो मैंने आपको बताया था बेटा अगर सेंटर पर रखा है तो इक्वल एरिया से इक्वल फ्लक्स पास करेगा। अगर ये सेंटर पर नहीं होता तो सभी साइडों से इक्वल फ्लक्स नहीं पास करता। अभी क्योंकि सेंटर पर रखा है तो थोड़ा सा इमेज कीजिएगा, अगर सेंटर पर रखा है तो सभी साइडों से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम पास करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना क्यूब, तो एक स्क्वायर से कितना गुजरेगा, इसका 1/6। तो यहां लिख देता हूं, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फाई ई, ये बेटा क्यूब था, ऐसे कर देता हूं क्यूब। तो आप थोड़ा सा यहां इसको कर देता हूं स्क्वायर, तो फाई ई क्यूब अपॉन 6। तो इसका 1/6 कर दीजिए, तो
1.13 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये स्क्वायर से आ जाएगा, क्योंकि 6 स्क्वायरों से मिलकर एक क्यूब बना, तो ये हो जाएगा बेटा 1.13 डिवाइडेड बाय 6, 1.188 ये हो गया 0.188 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.9 इंटू 10 टू द पावर 5। तो बेटा एक स्क्वायर से इतना फ्लक्स पास करेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि अगर ओपन सरफेस पर एरिया कांस्टेंट एंगल कांस्टेंट हो, उसे याद रखिएगा, नहीं तो इतने नंबर ऑफ एंगल कहां से आते हैं। तो एंगल अगर सभी ई और एस के बीच का एंगल कांस्टेंट एक ही होगा तभी ये लग सकता है, नहीं तो फिर बेटा मुश्किल हो जाएगा अलग तरीके, वो हमारी स्टडी से बाहर। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, स्क्वायर के ऊपर क्यूब मान लिया, क्यूब एज्यूम कर लिया। तो क्यूब क्या होता है क्लोज सरफेस, क्यूब क्या होता है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए हमें मालूम है गॉस लॉ लगता है। क्लोज सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास गॉस लॉ लगता है। पहले हमने गॉस लॉ से निकाल लिया, बात समझ। तो ये अच्छी बात थी कि चार्ज सेंटर पर रखा था। अगर ये बेटा सेंटर पर नहीं होता चार्ज तो बेटा हम ये नहीं निकाल सकते थे। फिर अलग अलग फेसेस से अलग अलग फ्लक्स पास करता। अगर ये है ना, अगर ये चार्ज इस फेस के ज्यादा पास होता तो उससे ज्यादा पास करता, दूसरी से कम हो जाता। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर सेंटर पर था इसलिए। तो हमने टोटल क्यूब से निकाल लिया फ्लक्स, फिर उसको 1/6 कर दिया। चलिए बेटा अब हम देखते हैं एग्जांपल 1.11। इसके लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यू वीडियो है उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा।